हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूं रूही। और जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि जो मेरा चैनल है इसमें मैं टीजीटी पीजीटी के बायोलॉजी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराती हूं और साथ ही में मैं साइंस की भी प्रिपरेशन कराती हूं। जैसे कि DSSB का नेचुरल साइंस का क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड हो चुका है। और उसके साथ ही साथ जो है केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी लेक्चर्स बहुत सारे अपलोड हुए हैं फ्रेंड्स, तो आप उसको देख सकते हैं और एक एक लेक्चर को देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे हैं। और केमिस्ट्री के MCQ एंड थ्योरी दोनों ही अपलोड हुई है फ्रेंड्स। और फिज़िक्स में मैं अभी सिर्फ थ्योरी और कंसेप्ट क्लियरिंग पार्ट लेकर के चल रही हूँ, देन उसके बाद में MCQs भी अपलोड करूँगी। और बायोलॉजी में फ्रेंड्स बहुत सारे पहले से ही लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग बस प्रिपरेशन करते जाइए फ्रेंड्स। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे हैं इस वक्त उनको बहुत मेरा थैंक यू है। और जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो टीचिंग को सपोर्ट करिए। और जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको तुरंत मिलेंगे जैसे ही मैं अपलोड करूँगी। और फ्रेंड्स देखिए, एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी होती है कोई भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। तो आप लोग एक प्लान करिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए अपनी, जो भी आपका जो बिज़ी शेड्यूल है पूरे डे का, उसमें से फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, जो लोग भी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो है हर एक सब्जेक्ट को जो भी आपका है उसके लिए आप टाइम निकालिए। और जो भी लोग भी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके लिए भी आप बायोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और समझिए और लेक्चर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मैं इसमें जो मैं चैप्टर लेकर के आई हूँ अभी ये है फ्रेंड जो आपका, इसमें मैंने आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बता दिया था और इसके आगे मैंने कहा था कि मैं जो इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर है, ये सारे पार्ट्स लेकर के आऊँगी। तो चलिए, इलेक्ट्रिक मोटर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको समझ लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म भी समझेंगे इस चैप्टर में। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास अभी जो है इलेक्ट्रिक मोटर है। और इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है फ्रेंड्स, आप सभी लोग जितने भी लोग हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में जानते हैं। और ये जो मोटर्स हैं घरों में यूज़ होते हैं, डेली लाइफ में हम लोग इनका यूज़ करते हैं और कमर्शियल लेवल पे भी ये मोटर्स यूज़ होते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है वो समझना है। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है फ्रेंड्स, वो होता क्या है, वो एक रोटेटिंग डिवाइस होती है। और ये जो डिवाइस होती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोटर जो है कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चंस इस पे जो आते हैं वो ऐसे आते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाउ अब ये देखिए, जो मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स कि ये जो साइंस है ये आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी बनाती है और आपके कोर नेचुरल साइंस के भी क्वेश्चंस इससे आते हैं। और ये जो है आपका करिकुलम और जो NCERT बेस्ड जो आपका जितना भी कोर्स सिलेबस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए, जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसके बारे में मैंने अभी ये बताया है कि ये क्या करती है, ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिक मोटर जो है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एक कंपोनेंट होता है और इसको कहते हैं जो फ़ैन होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, मिक्सचर होता है, वॉशिंग मशीन्स होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, MP3 प्लेयर्स एक्सेट्रा होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर को बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिक मोटर उसका एक मेन कंपोनेंट होता है। ओके, नाउ अब देखिए इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करता है, हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आपके पास यहाँ पे फिगर है, डायग्राम है, इसको देखिए, यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है और इसमें ये बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं एक जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसका एक फिगर यहाँ पे आपके पास 13.15 में बना हुआ है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इसमें देखिएगा, इसमें जो है एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है जो है ABCD। देखिए इसका शेप क्या है, रेक्टेंगल का है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कॉइल कहा गया है। और ये जो ABCD कॉइल है ये क्या है, ये जो है ये इंसुलेटेड कॉपर वायर भी है इस पर। ठीक है, तो क्या है, किस चीज़ का इंसुलेशन है इस पर, कॉपर वायर का। ओके, तो ये जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर की है। और जो कॉइल है वो कहाँ पे प्लेस की गई है फ्रेंड, ये जो कॉइल है इसको मैग्नेटिक फील्ड के दो पोल्स के बीच में प्लेस कर दिया गया है। ओके, द कॉइल इज प्लेस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। और इस तरीके से प्लेस किया गया है कि जो आर्म AB है और CD है वो एक दूसरे के और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। अब हम लोग देखते हैं आर्म AB कहाँ पे है, ये आर्म AB है आपकी और ये आर्म CD है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास ये
ये क्या है, मैग्नेट्स रखे हुए, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के जो है ये परपेंडिकुलर हैं आर्म AB और CD। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अब देखिए, तो जो कॉयल है, कॉयल के जो एंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए एंड की बात की जा रही है, तो ये कह रहे हैं कि जो कॉयल के एंड्स हैं वो जो है वो किससे कनेक्टेड हैं, ये कनेक्टेड हैं टू हाफ्स P एंड Q ऑफ अ स्प्लिट रिंग। एक स्प्लिट रिंग है ये पूरी रिंग जो है, अगर इसको हम आधा आधा करेंगे तो इसीलिए इसको कहा गया है कि हाफ्स। तो जो P है वो एक हाफ से कनेक्टेड है और जो Q है वो दूसरे हाफ से कनेक्टेड है। ओके और जो इनर साइड है इन हाफ्स का वो क्या है, वो इंसुलेटेड है और एक एक्सिल पर अटैच्ड है। ठीक है, अब आपको एक्सिल और पुली तो पता ही होगा कि एक्सिल होती है उस पर पुली वर्क करती है, वो आपने लिवर्स में पढ़ा रखा होगा। तो देखिए, तो अब यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड, जो एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस होते हैं P एंड Q, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए P और Q हैं, ये एक्सटर्नल यानी बाहरी रूप से जो है ये कंडक्शन का भी काम करते हैं, ये कंडक्टिंग एजेस हैं। और ये जो है ये क्या कर रहे हैं, जो कंडक्टिंग एजेस हैं P एंड Q और टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेज X एंड Y, तो ये जो है X एंड Y ये क्या है, ब्रशेज हैं। ओके, और ये स्टेशनरी हैं, ये मूव नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि फिगर में क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, तो जो ABCD कॉइल अभी आपने देखी उसमें करंट इंटर करती है। ठीक है, अब करंट को पैदा करने के लिए क्या चाहिए, चाहिए एक सोर्स, बैटरी चाहिए। ओके, तो ये क्या करती है, जो करंट है वो एक सोर्स बैटरी से जो है जो करंट पैदा हो रही है, और कंडक्टिंग जो ब्रश है X एंड फ्लोज बैक टू दी बैटरी थ्रू ब्रश Y। तो अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लगी हुई है इस पिक्चर में, देखिए ये जो सर्किट है इसमें ये की है फ्रेंड, ये है आपकी बैटरी। तो बैटरी से करंट X से जो है वो जा रही है, यही कहा गया है ना यहाँ पे कि ये कंडक्टिंग ब्रश जो है X है इससे जाती है। ठीक है, और यहाँ से इस रेक्टेंगुलर जो पूरा आपका कॉयल है इसमें से हो करके ये Y ब्रश से, ठीक है, वापस बैटरी में आ जाती है, फ्लोज बैक टू दी बैटरी थ्रू ब्रश Y। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या नोटिस करने के लिए कहा गया है कि जो करंट है वो आर्म AB जो है कॉयल, ठीक है, जो आर्म जो AB है कॉयल की, उसमें जो करंट है वो A से B की तरफ बह रही है, और जो CD में करंट फ्लो होती है वो C से D की तरफ बह रही है। ओके, यही कहा गया है कि आर्म AB में A से B की तरफ करंट जा रही है और CD में ये C से D की तरफ करंट वापस आ रही है। अब यहाँ पर देखिए कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू आर्म AB, यानी कि जो CD में जो करंट है वो आर्म AB के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ओके, अब होगा क्या, अब यहाँ पे जो कि हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इसके पहले वाले जो लेक्चर है उसमें पढ़ाया था, उसको देखिएगा आप। ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रेंड वो रूल आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आपको बताया था कि जो लेफ्ट हैंड है उसमें हमारी जो है आपको किन किन फिंगर का यूज़ करना है। आपको पहली बात तो थंब का यूज़ करना है, और आपको 4 फिंगर यानी सबसे पहली वाली फिंगर होती है उसका यूज़ करना है, और उसके बाद आपकी जो मिडिल फिंगर होती है उसका यूज़ करना है। और जब आप जो है इसको देखेंगे तो इसमें जो है ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा भी देती हूँ फ्रेंड्स, अभी यहीं पर है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, आप इसको देख लीजिए। तो इसमें हमने क्या क्या बता दिया था कि जो आपकी 4 फिंगर है ये क्या है, ये अगर ये फील्ड को बता रही है, और उसके बाद यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है ये करंट को शो करेगी, तो जो थंब है वो फोर्स या मोशन को शो करता है, और तीनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे देख लीजिए आप। ओके, तो यही है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसको अप्लाई करेंगे, तो जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया है इन्होंने, तो अब यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है, क्या मिला है हमें, ठीक है, हमें ये मिला कि जो फोर्स है वो आर्म AB पर, ठीक है, वो आर्म AB पर
अप्लाई हो रहा है और आर्म ए बी को डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ घुमा रहा है। ओके, नीचे की तरफ ले जा रहा है। देखिए पूरी ऐसे जो है आपकी घूम रही है। अब यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है सी डी पर, वो उसको ऊपर की तरफ घुमा रहा है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ये एक अगर एक्सिस हम मान लें तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉयल मान लें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये ऐसे ऐसे पूरी घूम रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरी, ये हमारी ए बी है तो ये नीचे जाएगी और जो हमारी जो सी डी आर्म है वो ऊपर की तरफ आ रही है। तो यही बताना चाह रहे हैं। अब देखिए जो कॉयल है इस तरीके से जब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड हो रहा है तो जो कॉयल है वो एक्सिल ओ है। ठीक है, और ये फ्री जो है उसके अराउंड, एक्सिस के अराउंड रोटेट करने के लिए फ्री है। और ये रोटेशन जो होता है किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। इट मीन्स कि जो घड़ी के चलने की दिशा है उसके उल्टी तरफ से हो रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर देख लीजिए एट हाफ रोटेशन, आधे रोटेशन पे क्या होता है, जो क्यू है वो क्या बनाता है, जो क्यू है वो ब्रश जो है एक्स से कांटेक्ट बनाता है और जो पी है वो ब्रश वाई से कांटेक्ट बनाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो करंट होती है कॉयल में वो क्या होती है, वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, वो कॉयल में जो करंट है वो रिवर्स हो जाती है और जो उसका पाथ होता है वो क्या होता है, रिवर्स होकर के डी सी बी ए हो जाता है। पहले ए बी सी डी था, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, डी सी बी ए हो जाता है। नाउ इस तरीके से ये रोटेशन होता है। और अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, अ डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड अ कम्यूटेटर। देखिए फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसको यहाँ पे इसलिए पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसमें जो पार्ट्स यूज़ होते हैं इस पूरे इलेक्ट्रिक मोटर में या जनरेटर में, उसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे कम्यूटेटर का आपसे फंक्शन पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट करना रहेगा। ओके, चाहे आप DSSB का साइंस का एग्ज़ाम दीजिए फ्रेंड, ये जो लेक्चर है वो किसी एक एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर तो नहीं है। इसमें आप DSSB के एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए, चाहे फिर KVS के TGT की तैयारी करिए या तो फिर UP TGT की या फिर आपके NVS का जो TGT होता है, सबके लिए ये साइंस है और ये स्टैंडर्ड है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये जो करंट होती है वो क्या करती है कॉइल में, वो रिवर्स हो जाती है और इसका जो पाथ होता है वो DCBA हो जाता है। अब देखिए, अ डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड अ कम्यूटेटर। ये जस्ट मैंने अभी बताया है। और उसके बाद अब जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, अब देखिए स्प्लिट रिंग का काम आ गया। इन इलेक्ट्रिक मोटर्स द स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज अ कम्यूटेटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर्स में कम्यूटेटर का वर्क कौन करता है, स्प्लिट रिंग्स करती हैं, जो अभी हमने आपको पिक्चर में दिखाई थी, जो हाफ हाफ थी। स्प्लिट है क्योंकि इसीलिए हाफ हाफ है क्योंकि इसको स्प्लिट रिंग इसीलिए बोला जाता है। जब हाफ होती हैं तो इसको स्प्लिट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो रिवर्सल होता है करंट का, वो क्या करता है, वो जो डायरेक्शन होती है फोर्स की वो भी रिवर्स हो जाती है, एक्टिंग ऑन दी 2 आर्म्स AB एंड CD। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स होती है, फिर उसके बाद करंट की भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। नाउ अब ये जो आर्म AB है कॉइल की, वो क्या करती है, वो जो है पहले कैसी हो रही थी, वो डाउन हो रही थी। ठीक है, तो जब पहले डाउन थी, अब जब डायरेक्शन रिवर्स हुई, फोर्स भी ऊपर की तरफ लग गया। पहले डाउन की तरफ AB पे फोर्स लग रहा था, अब वो जो फोर्स लग रहा है वो AB पे ऊपर की तरफ लग रहा है। ओके, तो इसलिए जो AB आर्म है वो कहाँ पे पुश हो रही है, वो ऊपर की तरफ पुश हो जाती है। और जो आर्म CD है जो पहले ऊपर की तरफ पुश हो रही थी, वो अब नीचे की तरफ पुश हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है, फोर्स भी चेंज हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हुई है। तो अब देखिए, अब जो कॉइल होती है और जो एक्सल होती है, ठीक है, वो क्या होता है, अब हाफ अ टर्न मोर इन दी सेम डायरेक्शन। अब एक ही डायरेक्शन में हाफ टर्न थोड़ा ज़्यादा लेती है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, जो रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन। और ये जो करंट का जो आपका जो रिवर्सल है, जो करंट वापस आती है, रिवर्स होती है, वो कब कब रिपीट होता है, हर एक हाफ रोटेशन पे रिपीट होता है। सारे पॉइंट्स नोट करते रहिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। गिविंग राइज टू कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द कॉयल एंड टू एक्सिल। और ये क्या करती है, ये कॉयल को और एक्सिल को इस तरीके से कंटिन्यूअसली रोटेशन कराती रहती है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं द कमर्शियल मोटर्स यूज़। अब कमर्शियल मोटर्स की बात आ गई, उसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट
इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। अब इसमें कौन सा यूज़ होगा मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होगा। ओके, और इसमें देखिए इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ओके, अब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉयल, जो करंट कैरिंग कॉयल होती है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो मोर होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भाई कमर्शियल लेवल पर यूज़ होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए उसको। नाउ अब इसमें क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, ठीक है, जिस पे कॉयल वुंड होती है, बंधी, मतलब समझ लीजिए कि उसी पे जो है पूरी बंधी हुई है, चिपकी हुई है। ओके, एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर पूरी कॉयल को लपेटा जाता है, बांधा जाता है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, दी सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉयल इज वुंड प्लस द कॉयल इज कॉल्ड एन आर्मेचर। बहुत अच्छा है ये, देखिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें आर्मेचर बनाएंगी, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, जिस पे वो कॉयल वुंड है, और प्लस आपका जो कॉयल है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर का आर्मेचर बनाते हैं। नाउ अब इससे क्या होता है, क्यों इस तरीके से बनाया गया, क्योंकि ये मोटर की पावर को इन्हांस कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है, इससे जो मोटर होता है उसकी पावर बढ़ जाती है। अब आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या है, वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वहाँ से देख लीजिए, समझ लीजिए, आप उसको पिछला वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। नाउ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जस्ट अभी डिस्कस कर दिया है। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, जस्ट अभी हमने उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करनी है। नाउ अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। अब ये बात हो रही है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से प्लेस करते हैं कि जो उस करंट की डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, तो इस पे एक फोर्स फील होता है, यानी कि ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ओके, यानी कि तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर जब करंट है तो फिर ये क्या फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, एक फोर्स। नाउ ये जो फोर्स होता है, अब फोर्स है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी चीज़ पे फोर्स लगाया जा रहा है और उसका कोई इफेक्ट ना हो। तो ये फोर्स क्या करता है, ये फोर्स जो है वो कंडक्टर को मूव करता है, ओके, उसको चलाता है, हिलाता है। नाउ अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अब ये जो है बता रहे हैं कि ये जो एक सिचुएशन इमेजिन करने के लिए कहा जा रहा है कि जो कंडक्टर है वो मूविंग है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, या तो फिर ये कहा जा रहा है कि या तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंजिंग हो रही है, ठीक है, चेंज हो रही है फिक्स्ड कंडक्टर के अराउंड, तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट आएगा। तो जो फैराडे थे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू किया था, डिस्कवरी की थी फ्रेंड, और इन्होंने कहा था कि जब भी कोई मैग्नेट मूव करेगा तो वो कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी करंट को जनरेट करेगा, यानी मूविंग मैग्नेट से कैसे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट में देख लीजिए क्या है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। इसमें ये आपकी सोलेनॉइड आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बार मैग्नेट जो है अंदर की तरफ ले गए, ये अंदर से जो है हॉलो है और इसके पास जो है ये ले गए। अब यहाँ पे जब मूविंग मैग्नेट जो आया तो इसमें जो है यहाँ पे आपको एक डिफ्लेक्शन दिखा, ठीक है, मूविंग अ मैग्नेट टुवर्ड्स कॉइल सेट अप current in the coil circuit as indicated by deflection in galvanometer needle, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको डिफ्लेक्शन दिखा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपका जो एक्सपेरिमेंट है और इसमें जो है गैल्वेनोमीटर के बारे में मुझे बताना है, तो मैं अभी बता देती हूँ। आपको अमीटर के बारे में पता है, आपको वोल्ट मीटर के बारे में पता है। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो जो गैल्वेनोमीटर होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सर्किट में करंट की प्रेजेंस को बताता है या डिटेक्ट करता है। ओके, तो अब जो पॉइंटर है वो ज़ीरो पे रहता है, ठीक है, फॉर ज़ीरो करंट। अगर कोई करंट पास नहीं हो रही है तो पॉइंटर मूव नहीं करेगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी करंट होगी तो जो है या तो लेफ़्ट में जाएगा या तो राइट में जाएगा, डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन क्या है। नाउ अब यहाँ पे देखिए क्या होता है।
अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसके बारे में अभी बता दिया गया। अब यहाँ पे देखिए जो कॉइल होती है, व्हेन द कॉइल एंड द मैग्नेट आर बोथ स्टेशनरी, जब कॉइल और मैग्नेट अभी जो ऊपर दिखाया था वो कॉइल और मैग्नेट दोनों ही जब स्टेशनरी होते हैं तो फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, इससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो मोशन है मैग्नेट का विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल वो एक इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, जिससे कि एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट आती है सर्किट में। ओके, नाउ अब यहाँ पे ये फैराडे के बारे में बताया गया है कि ये जो है एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स आगे, और फैराडेस के लॉस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपको पता है, अब आगे भी हम लोग देखेंगे उनके बारे में। नाउ अब यहाँ पे भी एक एक्टिविटी है, यहाँ पे भी किया है इन्होंने जो है यहाँ पे कॉइल 1 ले रखी है, कॉइल 2 ले रखी है, यहाँ पे एक पूरा जो सर्किट क्रिएट किया गया है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, जी से इसको डिनोट किया है इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। नाउ अब यहाँ पे देखिए, हमें जो समझना है वो ये समझना है कि यहाँ पे जो दो कॉइल ली गई हैं इसमें से जो कॉइल 1 है फ्रेंड्स, इसको जो है प्राइमरी कॉइल कहा गया, और जो कॉइल 2 है इसको सेकेंडरी कॉइल कहा गया। अब जो करंट थी पहली वाली कॉइल में वो चेंज होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उससे एसोसिएटेड वो भी चेंज होती है। इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं सेकेंडरी कॉइल में वो चेंज होती है, यानी कि जो पहली वाली से जो इफेक्ट आ रहा है वो सेकेंडरी वाली पे भी पड़ रहा है। इसलिए जो सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड हैं वो भी चेंज होती हैं, इसीलिए जो करंट जो होती है इलेक्ट्रिक करंट वो इसमें इंड्यूस्ड होती है। अब यहाँ पे मतलब कि जो पहली कॉइल है वो दूसरी यानी कि सेकंड कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर सकती है। ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है जिससे कि जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होती है, और जो कंडक्टर होता है उसमें जो है एक करंट आती है जिस दूसरे कंडक्टर की वजह से आती है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। ओके, दिस प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, अब यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो कॉइल है वो या तो फिर बाय मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो इंड्यूस्ड करंट जो होती है उसको बताया जा रहा है कि ये कब हाईएस्ट होती है, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज़ एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब कॉइल के मोशन की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से राइट एंगल पर होती है, तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो हाईएस्ट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड ये जो है आप यहाँ पे एक और फ्लेमिंग का रूल लगाया जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, इसमें इन्होंने कहा है कि जो आपका थंब है उससे पता चल रहा है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, और ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, तो जो आपकी मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट को शो कर रही है। यहाँ पे भी देखिए इन तीनों को परपेंडिकुलर रखा गया एक दूसरे के। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास एक रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसके बारे में ही बताया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में बात करेंगे, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में भी बात किया है। नाउ अब इलेक्ट्रिक जनरेटर को देख लेते हैं कि इसमें क्या है फ्रेंड। देखिए जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है आपका, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए। ओके, और जो अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक्सपेरिमेंट्स भी देख लिए। तो ये प्रिंसिपल क्या है इसमें, देखिए ये जो प्रिंसिपल है इसमें ये कह रहे हैं कि दिस प्रिंसिपल इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस लार्ज करंट फॉर यूज़ इन होम्स एंड इंडस्ट्री। ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है उसको जो है लार्ज करंट को जब होम्स में यानी घरों में और इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करना होता है तो ये प्रिंसिपल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। नाउ जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करता है और कंडक्टर को रोटेट करता है
और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। नाउ इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज़ यूज टू रोटेट कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैकेनिकल एनर्जी से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। नाउ थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD है फ्रेंड, जैसे कि आपकी मोटर में भी थी, और इसको जो है परमानेंट मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में प्लेस कर दिया गया है। इस कॉइल को देखिए बात की जा रही है, ये आपके दो परमानेंट मैग्नेट हैं, इनके बीच में प्लेस कर दिया गया है। और यहाँ पे जो आपके दो एंड हैं, ठीक है, जो दो एंड हैं कॉइल के, वो किससे कनेक्टेड हैं, वो दो रिंग R1 और R2 से कनेक्टेड है। यहाँ पे देख लेते हैं R1 एंड R2। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो कॉइल है उसके टू एंड्स हैं वो रिंग R1 एंड R2 से कनेक्टेड है। इनर साइड ऑफ दीज रिंग्स आर मेड इंसुलेटेड, इन रिंग्स का जो इनर साइड है वो इंसुलेटेड है। और टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेज़ हैं B1 एंड B2, और इनको जो है इनको सेपरेटली प्रेस करके रखा हुआ, और जो रिंग है वो R1 एंड R2 से प्रेस्ड है उस पर। और यहाँ पे जो टू रिंग्स R1 एंड R2 हैं ये इंटरनली एक्सिल से अटैच्ड हैं। एक्सिल वो मैकेनिकली रोटेट हो जाती है, कैसे, आउटसाइड से रोटेट होती है और कॉइल को इनसाइड रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, आउटसाइड से होकर के इनसाइड जो है वो कॉइल को रोटेट कर रही है। अब यहाँ पे देखिए जो आउटर एंड है टू ब्रशेस का वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, जिससे कि फ्लो ऑफ करंट को पता लगाया जा सके कि एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो ऑफ करंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। When the axle attached to the two rings is rotated such that the arms AB moves up and the arm CD moves down in the magnetic field produced by permanent magnet. ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि जो एक्सिल है वो अटैच्ड है टू रिंग से, और इस तरह से रोटेट हो रही है कि जो आर्म AB है वो ऊपर की तरफ मूव होती है एंड आर्म CD वो नीचे की तरफ मूव होती है, और ये सारी बातें मैग्नेटिक फील्ड में हो रही हैं। तो इन दी मैग्नेटिक फील्ड, और परमानेंट मैग्नेट से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा रही है, इसीलिए परमानेंट मैग्नेट को लगाया गया जिससे कि एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सके। यहाँ पे जो कॉइल ABCD है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है और अरेंजमेंट दिखाया गया है। अब यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाया गया है फ्रेंड, देखिए नोटिस करिएगा, जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा है। द इंड्यूस्ड करंट्स आर सेट अप इन दीज आर्म्स अलोंग द डायरेक्शन AB एंड CD। जो इंड्यूस्ड करंट है वो AB और CD आर्म में इंड्यूस हो रही है, और जो इंड्यूस्ड करंट है वो उसके फ्लो की जो डायरेक्शन है वो ABCD है। लार्जर नंबर्स ऑफ टर्न हैं कोयल में, और ये किस लिए हैं, ये जो करंट है जनरेट हो रही है हर एक टर्न पे वो एडअप हो रही है, और जो लार्ज करंट है वो कोयल में बह रही है, यानी कि जो टर्न्स हैं वो नंबर ऑफ करंट को भी बढ़ा रहे हैं। दिस मीन्स करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम B2 टू B1। अब यहाँ पे देख लीजिए B2 टू B1 में जो है आपकी जो आपका जो एक्सटर्नल सर्किट है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रही है। B2 है यहाँ पे और जो B1 है वो यहाँ पर है। नाउ अब हम लोग आगे देख लेते हैं यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे आफ्टर हाफ रोटेशन, आधे रोटेशन के बाद क्या हो रहा है, जो आर्म CD है वो ऊपर की तरफ मूव करती है एंड AB आर्म वो डाउन की तरफ मूव करने लगती है। तो जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस करंट की दोनों आर्म्स में वो चेंज हो जाती है, और अब यहाँ पे एक नेट इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, और उस नेट इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो DCBA है। ओके, अब जो है जो डायरेक्शन है वो DCBA हो गई। नाउ अब जो एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट है वो B1 से B2 हो रही है। पहले एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट थी वो क्या थी, B2 से B1 थी। अब यहाँ पे देखिए हर हाफ रोटेशन पे, एवरी हाफ रोटेशन पे क्या होता है, जो पोलैरिटी है करंट की वो आर्म्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो करंट है विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखिए
अब यहाँ पे वो करंट जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज हो रही है इसकी डायरेक्शन, ये क्या कहलाती है? अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। द डिवाइस इज़ कॉल्ड एसी जनरेटर, यानी कि जो आपका एसी जनरेटर है वो एसी करंट को जनरेट कर रहा है। ओके नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो डायरेक्ट करंट अगर हमें चाहिए, जिसको हम लोग डीसी कहते हैं, तो जो डायरेक्ट करंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डीसी विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद टाइम, जो डायरेक्ट करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज़, अब स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर को यूज़ करना होगा। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, वन ब्रश इज़ एट ऑल टाइम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्म मूविंग अप इन द फील्ड वाइल द अदर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द आर्म मूविंग डाउन। दो ब्रश यूज़ हुए हैं, एक ब्रश को जो है उस आर्म के कांटेक्ट में रहना चाहिए जो अपवर्ड की तरफ मूव कर रही है, ऊपर की तरफ, और जो दूसरा ब्रश है उसको उस आर्म के कांटेक्ट में रहना चाहिए जो डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जो वर्किंग है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर की, वो हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के केस में देख चुके हैं, तो यहाँ पे भी आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो यूनि डायरेक्शनल करंट इज़ प्रोड्यूस्ड, द जनरेटर इज़ कॉल्ड अ डीसी जनरेटर। यहाँ पे आपकी अल्टरनेटिव करंट नहीं प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे हमने बात की है डायरेक्ट करंट की, तो ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट करंट है वो यूनि डायरेक्शनल करंट है, वो प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे इस केस में। तो जो ऐसे जनरेटर हैं जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं वो डीसी जनरेटर कहलाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं जो डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट है इसमें डिफरेंस क्या है। जो डायरेक्ट करंट है वो हमेशा एक डायरेक्शन में फ़्लो होती है, जबकि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली पीरियड टू पीरियड रिवर्स होती रहती है। मोस्ट पावर स्टेशंस कंस्ट्रक्टेड दीज डेज प्रोड्यूस एसी। अब यहाँ पे जो आपको पता है पावर स्टेशंस हैं, पावर स्टेशन से पावर की सप्लाई होती है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पावर स्टेशंस होते हैं। उसके बाद फिर जो है आपके घरों में सप्लाई होती है, इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई होती है, हर जगह पे सप्लाई करते हैं। तो उसमें कौन सी करंट प्रोड्यूस हो रही है? उसमें एसी करंट प्रोड्यूस हो रही है। कह रहे हैं इंडिया में जो एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड, इंडिया में हर 1/100 सेकेंड पे डायरेक्शन चेंज होती है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी इज़ 50 हर्ट्ज़, और इंडिया में जो एसी की फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। फ्रिक्वेंसी को नापने का जो आपका यूनिट है वो हर्ट्ज़ होती है। An important advantage of AC over DC is that electric power can be transmitted over long distances without much loss of energy. AC का क्या एडवांटेज है DC के ऊपर? ये एडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस तक इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट किया जा सकता है, और इसमें कोई एनर्जी का जो लॉस है वो भी नहीं होगा या बहुत ही कम होगा, यानी कि एनर्जी के लॉस को ये रोकता है, एनर्जी लॉस को प्रिवेंट करता है और लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ चुके हैं, और कुछ सोर्सेज के बारे में कहा गया है जो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं, और कुछ सोर्सेज जो अल्टरनेटिंग करंट बता रहे हैं, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट है। अभी जो है आपको सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। देन यहाँ पे है रेक्टेंगुलर कॉयल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच, A 2 रिवोल्यूशन, B 1 रिवोल्यूशन, C हाफ रिवोल्यूशन, D 1/4 रिवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करके देखिएगा और ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आ गया है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हमारा जो घर है उसमें जो पावर सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, तो ये कह रहे हैं कि जो सप्लाई है इलेक्ट्रिक पावर की वो मेन सप्लाई से आती है, जिसको हम लोग मेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंस। और होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं या फिर अंडरग्राउंड केबल्स बिछाई जाती हैं, इसके लिए जो वायर्स होते हैं इस सप्लाई में वो रेड इंसुलेशन से कवर होते हैं, यानी कि आप जो लाल रंग का तार देखते हैं वो, और उस तार को लाइव वायर या जिंदा तार, उसमें करंट होता है, ठीक है, या पॉजिटिव कहते हैं,
और जो दूसरा वायर होता है उसमें ब्लैक इंसुलेशन होता है, ब्लैक कलर का भी तार दिखेगा। कोई भी सर्किट बोर्ड अपने घर में कभी खुलेगा तो देख लीजिएगा। और ये जो ब्लैक वाला होता है इसको न्यूट्रल वायर कहते हैं या निगेटिव कहते हैं। ओके, हमारी कंट्री में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है, यानी कि 220 वोल्ट पे सप्लाई आती है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मीटर बोर्ड होता है, हाउसेस में सबके घरों में मीटर लगा होगा। ओके, तो जो वायर होता है वो इससे पास होता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर से, और मेन फ्यूज से पास होता है। नाउ अब यहाँ पे है जो मेन स्विच होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, वो लाइन वायर से कनेक्टेड होती है। जो वायर सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो जो सर्किट्स होते हैं हाउस में उसमें अलग अलग दी जाती है, ठीक है, अलग अलग सप्लाई दी जाती है सर्किट्स के लिए। 2 सेपरेट सर्किट्स आर यूज, दो अलग सेपरेट यूज़ जो है होते हैं, दो अलग सर्किट सेपरेटली यूज़ होते हैं। ओके, एक 15 एम्पियर करंट का होता है जिस रेटिंग फॉर अप्लायंसेस विद हायर पावर रेटिंग, जिसमें आप लोग क्या लगा लेते हैं, आप लोग गीज़र लगा लेते हैं, आप लोग प्रेस यानी आयरन लगा लेते हैं, हीटर लगाते हैं, ठीक है, 15 एम्पियर करंट पे जो होता है, गीज़र्स, एयर कूलर्स। और जो दूसरा होता है जो 5 एम्पियर करंट रेटिंग पे होता है, इसमें बल्ब और फैंस होते हैं। फ्रेंड देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं इसको ध्यान से आप देखिएगा और इसको समझिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। नाउ अब यहाँ पे एक अर्थ वायर होता है जिसका इंसुलेशन ग्रीन होता है, और ये यूजुअली जो है मेटल प्लेट से जो कि अर्थ में बहुत डीप होती है उससे कनेक्टेड होता है घर के पास। और यहाँ पे ये सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, स्पेशली जो अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि जिनकी मेटालिक बॉडी जो है होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रेस हैं, टोस्टर्स हैं, टेबल फैन है, रेफ्रिजरेटर हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो मेटालिक बॉडी कनेक्टेड होती है अर्थ वायर से, और इसमें जो है लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ होता है करंट के लिए। और ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि कोई लीकेज का जो करंट का कोई लीकेज तो नहीं है मेटालिक बॉडी पे। तो अब इसलिए जो है ये होता है कि जो पोटेंशियल होता है अर्थ का, ठीक है, जो पोटेंशियल वो अर्थ के पोटेंशियल के बराबर होता है, जिससे कि आपको सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अप्लायंस कीप इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ एंड द यूज़र मे नॉट गेट अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। नाउ यहाँ पे आप लोग ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम है कॉमन डोमेस्टिक सर्किट्स का, उसको देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे अर्थ वायर है, ये रेड वाला लाइव वायर है, और ये न्यूट्रल वायर है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज़ है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। नाउ 220 वोल्ट सप्लाई है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आगे यहाँ पे क्या है जो आपको समझना है। यहाँ पे फ्रेंड जो सेपरेट सर्किट्स होते हैं डिफरेंट अप्लायंसेस के लिए वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं अक्रॉस लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स। एंड जो अप्लायंसेस होते हैं उसमें आपको स्विचेस भी मिलती हैं, सभी ने देखा है, बट यहाँ पे एक बार समझ लीजिए क्योंकि ये आपके डेली यूज़ की भी चीज़ है, इसलिए आप लोग ज़रूर इसको पढ़िए और समझिए। तो स्विच ऑन एंड ऑफ, देन फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट जो है उसमें क्या होता है, जब ऑन करते हैं तो फ्लो ऑफ करंट होता है, ऑफ होता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। नाउ अब यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का इंपॉर्टेंट रोल होता है, फ्यूज़ के बारे में क्वेश्चन भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट। अब ये फ्यूज़ क्यों लगाया जाता है, इसका क्या काम होता है। अ फ्यूज़ इन अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज को प्रिवेंट करता है, और टू दी अप्लायंसेस आपके जो है वो डैमेज ना हो जाए। सर्किट में ओवरलोडिंग अगर हो जाती है कभी कभी तो आपका कोई प्रेस है या गीज़र है या फिर आपका टोस्टर है फूंक सकता है। नाउ ओवरलोडिंग कैसे हो सकती है, ओवरलोडिंग कैसे होगी देखिए यहाँ पे। तो जब लाइव वायर जो यानी कि रेड वाला होता है वो न्यूट्रल वायर यानी ब्लैक वाले के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो ओवरलोडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा करंट आ जाती है। और ऐसा होता कब है, जब इन तार के ऊपर के जो इंसुलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। कभी भी आप इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, और उसका जो तार है कहीं से भी अगर कटा पिटा हो तो प्लीज़ मत यूज़ करिएगा। गलती से भी अगर हाथ लग गया तो आपको बहुत ही बुरा झटका लगेगा, इवन हो सकता है कि इतना ज़्यादा बुरा लग जाए कि आप बेहोश हो जाए, डैमेज हो जाए कुछ, तो उसको तुरंत इंसुलेट कर लीजिए, कोई भी टेप लगा लीजिए या उसको चेंज कर लीजिए। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो है कुछ फॉल्टी अप्लायंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो आगे है
जो करंट इन दी सर्किट अब्रप्टली इंक्रीजेस। अब इस कंडीशन में होता क्या है, जब टच हो जाते हैं वायर दो तो बहुत ही ज़्यादा अचानक से ही बिल्कुल हाई प्रेशर हो जाता है, हाई करंट हो जाती है, बिल्कुल फट जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाती है। नाउ जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है ये इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाता है और अप्लायंसेस को बचाता है, ताकि उससे जो आपका जो सडनली जो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट हाई हो जाता है उससे आपको बचाता है। नाउ जूल हीटिंग जो होती है वो क्या होती है, जूल हीटिंग जो होती है वो क्या करती है, फ्यूज़ को मेल्ट कर देती है, ब्रेक कर देती है इलेक्ट्रिक सर्किट को। ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत हाई सप्लाई की वोल्टेज भी आ जाती है घरों में। ओके, तो यहाँ पे मतलब कई चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको प्रिकॉशन खुद ही लेना है। कभी पता चल रहा है सप्लाई से ही वोल्टेज हाई हो गई, तो कभी तार चिपक गए, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती रहती हैं फ्रेंड्स। बट आपको प्रिकॉशन लेना है, सेफ़ रहना है, अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चेक करते रहना है कि कोई डैमेज, कोई ब्रेक, तार कटे पटे तो नहीं है। ओके, नाउ अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास अब क्या है, बस लास्ट पॉइंट जो कि हमने लर्न किया है उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ओके, अ कंपास नीडल इज़ अ स्मॉल मैग्नेट। कंपास नीडल जो होता है वो स्मॉल मैग्नेट होता है। इसका जो वन एंड होता है वो नॉर्थ की तरफ होता है, एंड जो जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं, एंड अदर एंड जो होता है वो साउथ की तरफ होता है, इसको साउथ पोल कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेट के चारों तरफ जो रीजन होता है उसके आसपास वहाँ पे जो फील्ड होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड होती कहते हैं। और ये जो फोर्स है मैग्नेट का उसको यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सकता है। फील्ड लाइंस जो होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। अ फील्ड लाइन इज़ द पाथ अलोंग विच अ हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव। ओके, और जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो इस पॉइंट पर दे सकते हैं, बता सकते हैं, बाय द डायरेक्शन दैट अ नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट वुड टेक। नाउ फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज़र होती हैं जब बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो स्ट्रांग होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होती है। मेटालिक वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट हैज़ एसोसिएटेड विद इट अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ फील्ड लाइन जो होती हैं वो जो भी कोई वायर होता है, ओके, अब यहाँ पे देखिए एक कंसेंट्रिक सर्कल्स जो फॉर्म होते हैं वो जो हमने आपको चैप्टर में बताया था, लेक्चर में बताया था, तो वही बताया जा रहा है। द वायर कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। जिसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे बताते हैं, राइट हैंड रूल से बताते हैं। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है कंडक्टर के चारों तरफ, ठीक है, उससे एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उस कंडक्टर में, और इसका जो शेप होता है वो कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड की होती है और जो बार मैग्नेट की होती है वो सेम होती है। सोलेनॉइड के अंदर जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है, हर एक पॉइंट पे सेम होती है, और जो बाहर की तरफ होती है वो बार मैग्नेट के सिमिलर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक कोर सॉफ्ट आयरन होता है और जिसकी चारों तरफ एक इंसुलेटेड कॉपर वॉयल इंसुलेटेड होता है। नाउ करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है और एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। नाउ अगर जो डायरेक्शन है फील्ड की उसको जो है जो फील्ड की डायरेक्शन है उसको और जो करंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। नाउ जो फोर्स होगा इस कंडीशन में वो जो कंडक्टर पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा दोनों के, और इसको हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बताएंगे। और ये इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिस है या प्रिंसिपल है। एंड इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो है वो इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे जो है हम लोग कॉइल की बात कर रहे हैं कि कॉइल जो प्लेस होती है उस रीजन में, और वेयर द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, और टाइम के साथ जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती रहती है जिसकी वजह से जो करंट होती है वो इंड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट प्लेस नियर द कॉइल। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो किस वजह से चेंज हो सकती है, वो जो है आपका जो कोयल है और जो मैग्नेट है कोयल के पास रखा हुआ है, उन दोनों के बीच में जो आपस में जो रिलेटिव मोशन होता है एक दूसरे के सापेक्ष, उसकी वजह से होता है। कोयल इज प्लेस नियर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड में चेंज। अब अगर जो कोयल है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। किस वजह से? ईदर ड्यू टू चेंज इन द करंट थ्रू दी कंडक्टर और ड्यू टू दी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कोयल एंड कंडक्टर। तो ये इसलिए होता है कि या तो जो कंडक्टर है, ठीक है, उसके करंट में चेंज हो रहा है, उसके थ्रू जो करंट है उसमें चेंज हो रहा है, या तो फिर कोयल और कंडक्टर के बीच में जो भी रिलेटिव मोशन है उसमें चेंज हो रहा है, मतलब सापेक्ष जो मोशन हो रहा है उसमें। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जो इंड्यूस करंट की जो आपकी डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से दी जाती है, और मोटर में हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर रहे थे। अ जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे जो जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। हाउसेस में जो हमारे घर होते हैं उसमें हम लोग एसी इलेक्ट्रिक पावर 220 वोल्ट पे रिसीव करते हैं। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। जो वायर होते हैं उसकी जो सप्लाई होती है उसमें रेड इंसुलेशन होता है जिसको लाइव वायर कहते हैं, और ब्लैक इंसुलेशन को न्यूट्रल वायर कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 220 वोल्ट का है। और जो थर्ड है वो अर्थ वायर होता है, ये ग्रीन इंसुलेशन का होता है, और ये जो है ये मेटालिक बॉडी से अर्थ के बहुत गहराई में किसी मेटालिक बॉडी से कनेक्टेड रहता है। किस लिए? ये जो है सेफ्टी मेजर्स के लिए होता है, और ये इंश्योर करने के लिए कि कोई लीकेज या लीकेज है करंट का किसी भी मेटालिक बॉडी से वो कोई शॉक ना दे, यानी कि हमें करंट की वजह से कोई शॉक ना लग जाए, बहुत ज़्यादा सीवियर शॉक ना लगे। फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ जो है ये सेफ्टी डिवाइस है, और ये सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि जब भी कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो या ओवरलोडिंग हो सर्किट में तो उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं। ओके, यहाँ पे जो एक्सरसाइजेज हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और मैं जैसे बता रही हूँ कि मैं आपको एमसीक्यूज़ तो कराऊंगी। ओके, लेकिन ये आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। नाउ देखिए द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, जो पे पढ़ाया है उसी से आया है। नाउ यहाँ पे है डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज़। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पे। और फ्रेंड यहाँ पे ये चैप्टर आपका एंड हो गया है। और फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अपना ख्याल रखिए, सेफ़ रहिए, एंड लेक्चर को प्लीज़ लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो